करेंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये एक मतलब लगा लीजिए बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी मतलब हमारे देश में मतलब अब पिछले क्वार्टर में जो हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा डाउन गया था, 4.6 बिलियन के नुकसान पे चल रहा था। तो वो मुद्दा काफ़ी गरमाया था जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022-23 का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक आम व्यक्ति के लिए भी मतलब एक चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री के ईयर्स में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव रहता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चीज़ क्या है, क्या इसका मतलब है, कितने इसके टाइप्स हैं, और आज कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आखिरी तक आई होप आप बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे हम मतलब पॉपुलरली बीओपी के नाम से जानते हैं। क्या है ये बीओपी? देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जो बताती है कि फॉरेन करेंसी का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है एक कंट्री के अंदर। मतलब मान लीजिए भारत को मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कितना भारत में फॉरेन करेंसी आ रही है और कितनी जा रही है, उसकी स्टेटमेंट जो तैयार होती है कि इतना डेबिट हो रहा है, इतना क्रेडिट हो रहा है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना क्लियर? तो बीओपी का मीनिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये हर साल तैयार होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, जब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में इनफ्लो होता है, तो वो बीओपी, क्योंकि स्टेटमेंट है, तो बीओपी स्टेटमेंट में उसे क्रेडिट आइटम बोला जाता है, या फिर कहते हैं बीओपी पॉजिटिव, उसको क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, हम कहते हैं ना हमारा खाता क्रेडिट हो गया, क्रेडिट होने का मतलब है उसमें पैसा और जुड़ गया। तो वैसे ही बीओपी में अमाउंट जुड़ जाती है जब फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री में इनफ्लो होता है। इनफ्लो कैसे हो सकता है, मतलब एक्सपोर्ट से, अभी वैसे मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगी, बट जब आप चीज़ों को बाहर बेचते हो, ठीक है, निर्यात करते हो, तो वहाँ से जब पेमेंट आती है वो पैसा हमारी कंट्री में आता है। हम बाहर बाहर से लोन लेते हैं, फॉरेन कंट्री से लोन लेते हैं, उससे पैसा आता है। ग्रांट आती है हमारे देश को कोई, जैसे मान लीजिए इंडिया नेपाल को ग्रांट दे रहा है, तो वो नेपाल के लिए इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का। तो वैसे कई ज़रिए है पैसा फॉरेन करेंसी के किसी देश में आने के। वैसे ही अगर फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है किसी भी कंट्री से, तो वो एक डेबिट आइटम है, एक नेगेटिव आइटम है, वो बीओपी स्टेटमेंट में एज अ नेगेटिव आइटम शो किया जाता है, या ये कह दिया जाता है उस एंट्री को डेबिट कर दिया जाता है। तो डेबिट क्रेडिट आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे। तो चलिए अब रिसिट्स देखिए। और दूसरी बात, जो बीओपी है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये यूएस डॉलर में तैयार होता है, ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेशन है वो यूएस डॉलर रहेगा। ठीक है, बीओपी स्टेटमेंट यूएस डॉलर में तैयार होती है इंडिया में। और बीओपी का जो डाटा कंपाइल करने का काम है, इकट्ठा करने का काम है, वो किसका है? आरबीआई का है। इतना क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा बीओपी का मतलब क्या होता है। अब मैंने कहा बीओपी में कुछ पॉजिटिव एंट्री होती है, कुछ आइटम्स क्रेडिट होती है, वो कैसे कैसे होती है। देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, मैंने पहले भी कहा, जब आप वस्तुओं को या सर्विसेज को, सेवाओं को सेल करते हो किसी भी अदर नेशन में, मैंने कल भी बताया था पूरे वर्ल्ड में 195 नेशंस हैं, इंडिया को छोड़ के 194 नेशंस हो रहा है, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जब इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के कंटेस्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पीओपी इंडियन कंटेस्ट में क्या है, ठीक है, तो हम चीज़ों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रहे हैं या सेवाओं को, सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, तो वो है हमारी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और या फिर कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स समझते हो, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये सारी होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स। म्यूचुअल फंड्स हैं,
और भी जितने भी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सारी है फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब फाइनेंशियल एसेट्स को बाहर सेल कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उससे भी देश में फॉरेन करेंसी आएगी। या फिर रियल इस्टेट, रियल एसेट्स, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, वो अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर वो क्या है, वो भी एक पॉजिटिव आइटम है बीओपी के अंदर। दूसरी बात, ये तो हो गई रिसिट्स। अब हम कुछ पेमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या सर्कल चल रहा है, कहते हैं कोई भी देश है वो अपने आप में सेल्फ रेलिएंट नहीं होता, ठीक है। कोई देश नेचुरल रिसोर्सेज से वरदान है भगवान के द्वारा, कुछ में कैपिटल अच्छी है, कहीं ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, कहीं टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो जिसके पास जो सरप्लस है वो दूसरे नेशंस को देता है, वहाँ से पैसा आता है, और जो कमी है वो दूसरों से खरीदता है और वहाँ पैसा देता है, तो पैसा आउटफ्लो होता है। तो उसी का कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसका हिसाब जो रखता है वो बीओपी रखता है, ठीक है। अब पेमेंट क्या क्या होती है, देखिए, अब आप इंपोर्ट करते हो, आयात करते हो, जो आपके देश में नहीं है आप उसे इंपोर्ट करते हो, तो फिर आपको पेमेंट्स करनी होती है, तो करेंसी का आउटफ्लो होता है ना। और फॉरेन करेंसी का ही होता है, क्यों? क्योंकि दूसरा देश है जो पैसा चाहेगा वो अपनी ही करेंसी में चाहेगा, ताकि उसे कन्वर्जन प्रॉब्लम ना हो। वैसे वो इंडियन करेंसी में भी ले सकता है, बट अगर आपको याद हो, कुछ एक महीने पहले ये खबर आई थी कि कुछ देशों में अब इंडियन करेंसी का एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब वो एग्रीमेंट्स हैं, ये जो जो G20 या समिट्स होती है जितनी भी, उसमें फ़ैसले लिए जाते हैं कि कौन कौन सी करेंसी में पेमेंट्स एक्सेप्टेबल होंगी। मोस्ट पॉपुलरली ये यूएस डॉलर में, पौंड में, जापानीज़ येन में होती हैं। मतलब जो डेवलप्ड नेशन की करेंसीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं। तो चलिए वापस आते हैं पेमेंट्स। देखिए, इंपोर्ट में जब आप परचेज़ करते हो गुड्स को, सर्विसेज को, तो पैसा जाता है देश से, फॉरेन करेंसी जाती है। इसके अलावा जब आप फाइनेंशियल एसेट्स परचेज़ करते हो तब पैसा जाता है। जब आप रियल एस्टेट खरीद लो, मान लो आप किसी और देश में ज़मीन खरीद रहे हो, वहाँ बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी ना पेमेंट के लिए, तो वो फिर एक डेबिट आइटम है, ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, सॉरी स्टेटमेंट है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, टाइप्स कह लो। कहते हैं इसमें सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कवर किया गया है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये आप कल की वीडियो से रेफ़र कर लीजिएगा। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है और जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन बीओपी के अंदर लिखी जाती हैं। अब वो किस हेड में जाती हैं, उसके लिए इसके टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका जो टाइप है वो है करंट अकाउंट, दूसरा है जो वो है कैपिटल अकाउंट। इन इन दोनों के बैलेंस को जो तीसरा हमारा चेकआउट करता है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी एंड एरर्स अकाउंट। और जो चौथा अकाउंट आता है वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट में क्या होता है, कहते हैं करंट अकाउंट में जितने भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं ना किसी भी कंट्री के, वो सारी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड और जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, ऑब्वियस ही बात है, आयात निर्यात तो खुद के साथ तो देश नहीं करेगा ना, किसी और नेशन के साथ करेगा। तो ये सारे आयात और निर्यात जो जिस हेड के अंडर जाते हैं उस हेड को बोला जाता है करंट अकाउंट। अब जो ये करंट अकाउंट है ये 4 टाइप्स का है। सबसे पहले गुड्स और मर्केंडाइज, ठीक है। मर्केंडाइज कल मैंने आपको बताया था कि सरकार ने MEIS स्कीम चलाई है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ मैंने आपको मर्केंडाइज बताया था कि गुड्स की जगह मर्केंडाइज वर्ड यूज़ होता है ऑफिशियली, ठीक है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें 4 हेड बनाए हैं, एक गुड्स का या मर्केंडाइज का हेड बनाया है, एक सर्विसेज का हेड बनाया है जिसे हम इनविजिबल ट्रेड भी बोल देते हैं, तीसरा जो हेड बनाया है वो है फैक्टर इनकम, चौथा बनाया है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। चलिए एक वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है गुड्स या मर्केंडाइज ट्रेड। कहते हैं इस सब हेड में क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो गुड्स का होता है वो सारी ट्रांजैक्शन गुड्स या मर्केंडाइज हेड में चली जाएंगी। तो जो एक्सपोर्ट होगा वो एक पॉजिटिव आइटम है, क्रेडिट आइटम है, और इंपोर्ट है वो एक नेगेटिव या डेबिट आइटम है।
तो अगर इस हेड में, गुड्स या मर्केंडाइज हेड में, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, ठीक है, तो आपका ये जो हेड है, बेसिकली क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बीओटी। तो बीओपी और बीओटी में बहुत फ़र्क है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बीओटी का स्कोप बहुत छोटा है, क्योंकि बीओटी क्या है, करंट अकाउंट का भी एक सब हेड, और बीओपी एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ये सारे अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। अब अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है सरप्लस में जाएगा। अगर आपका एक्सपोर्ट है लेस है इंपोर्ट से, मतलब पैसा आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है गुड्स के कंटेस्ट में, तो फिर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जाएगा डेफिसिट में, या फिर वो कह दो एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल गया। अब हमें देखना है, क्योंकि सिर्फ आयात निर्यात गुड्स का नहीं होता, सर्विसेज का भी होता है, और अब तो टेरिशरी सेक्टर सबसे ज़्यादा वेल नोन मतलब प्रपोर्शन है उसका किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। तो सर्विसेज ट्रेड, ठीक है, या फिर इनविजिबल ट्रेड में क्या होता है, आयात और निर्यात जो सर्विसेज का हो रहा है वो इसको में इंक्लूड किया जाता है। इसका दूसरा नाम इनविजिबल ट्रेड भी है, क्योंकि सेवाएं दिखाई नहीं देती, आप उन्हें छू नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसे इंटेंजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कहते हैं सर्विसेज, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ फॉर बैंकिंग और इंश्योरेंस, रॉयल्टीज़, जो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए रॉयल्टी पे करते हो ना, वो भी इनविजिबल ट्रेड का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, तो जितनी भी सर्विसेज हैं और भी जो भी आपके जहन में आती हैं वो सारी इस हेड के अंडर चली जाती हैं। तीसरा जो सब हेड है वो है फैक्टर इनकम। देखिए इसमें आता है, देखिए फैक्टर पेमेंट दो होती है, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है डिविडेंड। तो जो भी इंटरेस्ट आप देते हो, ठीक है, तो वो हो, प्लस जो भी डिविडेंड आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो बाहर, तो पिछले इस साल के दौरान जितनी भी आपने, या फिर पिछले पीरियड्स में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपकी एक फैक्टर इनकम है, ठीक है। वो आप दे रहे हो या ले रहे हो, तो वही डेबिट और क्रेडिट का हिसाब। तो अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है तो वो एक पॉजिटिव आइटम है, अगर आप पे कर रहे हो तो फिर वो नेगेटिव आइटम है, तो वो भी एक कंप्यूट किया जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक इंडिया में एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, तो वो एक पेरेंट कंपनी है, वो अपनी एक सब्सिडरी खोल दे सिंगापुर में, ठीक है। तो अब सिंगापुर में सब्सिडरी खोली है, तो अब जो सब्सिडरी से क्या है, डिविडेंड आएगा हमारी एबीसी कंपनी को, तो अब वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी, तो वो रिकॉर्ड करेगी करंट अकाउंट के फैक्टर इनकम हेड के अंडर, ठीक है। और वैसे ही मतलब कोई और नेशन की कंपनी है, मान लीजिए नाइके है, या कोई भी कंपनी है, एप्पल है, वो इंडिया में सब्सिडरी खोलती है, तो इंडिया से टाइमली डिविडेंड जाएगा उस कंपनी को, तो फिर वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी, वो रिकॉर्ड करेगी उस देश का जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा ना, तो वो ट्रांजैक्शन फैक्टर इनकम के अंडर कंसीडर हो गई। तो समझ में आया आपको कैसे फैक्टर इनकम, मतलब इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा जो तीसरा हेड है, इस चौथा हेड है करंट अकाउंट का, वो है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। कहते हैं सिर्फ गुड्स का आदान प्रदान, सर्विसेज का आदान प्रदान, और सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स ही नहीं होती, इसके अलावा कुछ यूनिलेटरल एक तरफा ट्रांसफ़र भी होते हैं देशों के बीच में, जैसे ये एक डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। देखिए वैसे जो आपका बीओपी अकाउंट है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चलता है, मतलब कहता है अगर एक एंट्री होगी ना, मतलब एक ट्रांजैक्शन होगी, तो उसके अपोजिट ट्रांजैक्शन ज़रूर होगी, मतलब एक डेबिट हुआ है तो एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होगी, एक खाता डेबिट हुआ है तो उसके बदले दूसरा खाता क्रेडिट होगा। वैसे वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, बुक कीपिंग सिस्टम पे चलता है, कि रिकॉर्ड एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। बट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में ये बात कही गई है कि ये एक ही दिशा में फ़्लो करता है। मान लीजिए आपको किसी नेशन से ग्रांट मिल रही है, एड मिल रही है, तो वो
एक मतलब हेल्प करने के तरीके से दी जाती है, उसके बदले आपको कुछ नहीं देना होता। जैसे नेपाल में बाढ़ आ गई, इंडिया उसको बहुत बार फूड देता है, पैसा देता है, ठीक है। और रशिया में वॉर चल रहा है, मान लीजिए बहुत सारे देश है उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं होता, वो होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इसमें गिफ्ट हो गया, मतलब कोई आपको मैरिज पे गिफ्ट दे के जाता है, उसके बदले में आपको थोड़ी ना कुछ देना होता। वैसे ही देश आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं। रेमिटेंस हो गई, पेंशन हो गई, फॉरेन एड हो गया, ऑफिशियल एंड प्राइवेट ग्रांट हो गई, या फिर ऐसे कोई भी ट्रांसफ़र जो एक तरफ़ा हैं, वो सारे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का हिस्सा बनते हैं। अब देखिए, गुड्स का हेड हो गया, सर्विसेज का हो गया, फैक्टर इनकम का हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गया। जब आप इन चारों को जोड़ देते हैं तो आपका निकलता है करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर चेक किया जाता है कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। अगर ये चारों खातों का सम पॉजिटिव आए तो फिर हमारा कहेंगे करंट अकाउंट है सरप्लस में चल रहा है। लेकिन अगर इन चारों खातों का सम है वो नेगेटिव आए तो फिर हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है। और अब जब जब करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है तो उसकी भरपाई करने के लिए कैसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, मैंने बता दिया सरप्लस और डेफिसिट के बारे में। अब जब भी डेफिसिट होगा तो उसका क्या इलाज है? देखिए, दो ही इलाज है, या तो आप बोरो करो, किसी देश से लोन लो, या फिर आप जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है किसी कंट्री की, आपने बिल्डिंग खरीद रखी है, कहीं ज़मीन खरीद रखी है एक देश ने, उनको बेचोगे। दो ही तरीके हैं ना। देखिए, एक इंसान कर्जे में डूबा हुआ है, वो दो ही काम करेगा, एक तो अपनी ज़मीन बेचेगा, ठीक है, वहाँ से भी नहीं काम चल रहा, पहले तो वो कोशिश करता है ना। कोई भी इंसान है, ज़मीन बेचना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो लोन लेने की कोशिश करता है। अगर नहीं मिलेगा कहीं से तो फिर वही बात है, फिर इंसान अपने घर के बर्तन तक बेचता है। तो वही ये चीज़ है, ठीक है। तो बोरो करते हो या फिर आप सेल करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल कंटेस्ट में बात कर रहे हैं तो फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट। इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें क्या होता है, कहते हैं जो बेसिकली कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। क्योंकि देखिए, अब तक आपने क्या करा, आपने गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, सर्विसेज की कर ली, फैक्टर इनकम कर ली, इंटरेस्ट डिविडेंड और यूनिलेटरल कर ली। क्या इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होती? बिल्कुल होती है। इंटरनेशनल लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, इसके अलावा रियल इस्टेट में पैसा लगाते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल भी करते हो, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाती हैं? इन्वेस्टमेंट और रियल इस्टेट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एसेट और रियल इस्टेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या क्या होता है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल लोन लेते हो, बेशक से आप लोन ले रहे हो लेकिन फॉरेन करेंसी आपके देश में फ़्लो होती है, तो ये एक पॉजिटिव आइटम है। दूसरा, आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने लोन लिया, ठीक है। दूसरी बात, आपने क्या करा, किसी और ने हमारे देश में ज़मीन खरीद ली, रियल इस्टेट में पैसा लगा दिया, तो वो भी तो हमारे देश के लिए इनफ्लो है। और वैसे ही अगर हम परचेज़ कर रहे हैं किसी और देश की फाइनेंशियल एसेट या रियल इस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, रियल इस्टेट अब आपको समझ आ गया, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इन सब से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारी रियल इस्टेट का पार्ट बनती है, तो फिर पैसा देश से जाएगा, तो वो एक डेबिट आइटम है। वैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल एसेट और रियल इस्टेट जो फॉरेन में है उनको बेच दोगे तो देश के पास पैसा आएगा। और वैसे ही तो ये एक क्रेडिट आइटम होगी। और वैसे ही फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट और रियल इस्टेट में पैसा लगा रखा है, अगर वो उसे सेल कर दे और अपना पैसा वापस निकाल ले। सुनने में आया था ना, जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी जब हमारा देश पेंडेमिक में था, वो विड्रॉ हो गई थी, क्योंकि उनका होप डाउन हो रहा था इंडिया के प्रति। इसी की वजह से शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा पिछले 2 सालों में, मतलब बहुत वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन हमारी कंट्री ने देखी है। अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली जोड़िए आप अपनी लाइफ में ना। सिर्फ मतलब पढ़ते रहना, एग्ज़ाम क्लियर कर देना
और मतलब अच्छा एकेडमिक रैंक बनाना अच्छी बात होती है, बट उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट डजेंट मैटर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, बट आपके पास नॉलेज हो अगर है तो यू आर मच अहेड देन दोज हु हैव जस्ट एकेडमिक रैंक्स। ठीक है, तो बी अ गुड पर्सन, मतलब आपको नॉलेज भी हो, आप अकेडमिकली भी अच्छे हो, तो वो मच बेटर सिचुएशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो ट्राई टू अचीव दैट। ओके, तो चलिए बैक टू द टॉपिक। कैपिटल अकाउंट है, इसके 3 प्रकार हैं। एक है एफडीआई, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है अदर इन्वेस्टमेंट। देखिए, एफडीआई नाम से समझ आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक फॉरेन इन्वेस्टर है 10% या उससे अधिक है, डोमेस्टिक बिजनेस में वोटिंग राइट्स को एक्वायर करता है, किस उद्देश्य से, उस बिजनेस को कंट्रोल करने के उद्देश्य से, तो वो एफडीआई कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए एक जापान का मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, होंडा। ठीक है, उसने एक असेंबली प्लांट बनाया ओहियो में। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक एग्जांपल है एफडीआई का। मतलब बेसिकली एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में क्या फ़र्क है, कहते हैं जब आप 10% से कम इन्वेस्ट करते हो किसी देश में और आपका इंटेंशन वहाँ पे कंट्रोल या मैनेजमेंट में इंटरफेयर करना नहीं होता, आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, तो तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल एसेट्स में। ठीक है, दूसरा होता है जब आप 10% से अधिक वोटिंग राइट्स एक्वायर करते हो किसी भी कंपनी में, बेसिकली आप मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हो, तब आप ज़्यादातर पैसा लगाते हो रियल इस्टेट में। ठीक है, तो आप इस चीज़ से कैटेगराइज कीजिएगा एफडीआई और एफपीआई में क्या फ़र्क होता है। चलिए, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली फाइनेंशियल एसेट में, तो जो मैंने आपको एफपीआई बताया वो बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए एक सिक्योरिटी में, मतलब शेयर्स में के एक टाइप में लगाने के बजाय अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी खरीदते हो, जैसे डिबेंचर्स खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी खरीद लिए। उसमें भी मतलब अलग अलग टाइप है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी होती हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं इन चीज़ों को। तो एफडीआई का समझिए, एफडीआई जब इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, आउटफ्लो कम है, तो ये सरप्लस में जाएगा, एफडीआई वाला जो कैटेगरी है। वैसे ही पोर्टफोलियो के साथ है, मतलब कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है। और अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आता है वो देख लीजिए एक बार। तो जो हमारी अदर इन्वेस्टमेंट्स है वो बेसिकली मतलब जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो करेंसी में या बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो वो सारी अदर इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनती है। ठीक है, तो ये भी एक हिस्सा है। तो इन चारों को जोड़ोगे तो देखते हैं सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट मतलब सरप्लस में चल रहा है या डेफिसिट में चल रहा है। तीसरी जो कैटेगरी आती है हमारे बीओपी का तीसरा टाइप है, वो है एरर एंड ओमिशन। बेसिकली इसको नाम दिया गया है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का। नाम से समझ आ रहा है कि जब हिसाब में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर एरर एंड ओमिशन अराइज होते हैं। ये बेसिकली मतलब इसको देखा जाता है जब आप ओवरऑल बैलेंस निकालते हो ना बीओपी का, तो क्योंकि बीओपी डबल एंट्री पे सिस्टम पे चलता है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कहीं डेबिट हुई है तो उसका क्रेडिट असर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार मैथमेटिकल एरर्स की वजह से बीओपी, क्योंकि देखिए बीओपी एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का मतलब क्योंकि ये डबल एंट्री पे चल रही है तो ये हमेशा बैलेंस में आना चाहिए। मैथमेटिकली तो ये बैलेंस में ज़रूर आना चाहिए, रियल लाइफ में बैलेंस में नहीं होता, वो बात मैं समझती हूँ और मैं बताऊँगी क्यों नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल मैथमेटिकली तो बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे अगर आपने किसी आइटम को माइनस करा है तो कहीं पे आपने जोड़ा भी होगा। तो मैथमेटिकली जब ये बैलेंस में नहीं आता ना, तो वो होता है किसी एरर की वजह से, उसे ही हम एरर एंड ओमिशन अकाउंट बेसिकली बोलते हैं।
ये किन किन कारणों से आता है? डाटा कलेक्शन में मुश्किलें होती हैं तब आता है। कई बार लीडिंग और लैगिंग की वजह से होता है। ये देखिए, लीडिंग की वजह से मतलब कई बार ना कुछ लोग या कुछ देश देश कह लो या फिर कोई कंपनी कह लो, वो क्या करती है, इस साल की ट्रांजैक्शन को लेट दिखाएंगी, या तो अगले साल में शिफ्ट करेंगे या उसको पिछले साल में दिखा देती है अपने टैक्स बचाने के लिए। और उसी की वजह से क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है। तो लीडिंग एंड लैगिंग ट्रांजैक्शन भी असर करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस में आने में। फिर एस्टिमेट्स, कहते हैं जो ये बीओपी स्टेटमेंट है ना, ये मतलब बेसिकली चलता है अंदाज़ों पे, एस्टिमेट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट की बजाय कई बार एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि आप डाटा कलेक्ट करते हो, इतना ज़्यादा लार्ज बंच ऑफ डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आप सैम्पलिंग का यूज़ कर लेते हो। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं सैम्पलिंग, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो मेथड्स की वजह से डिफेक्ट आता है, और उसी की वजह से कई बार स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज है अराइज हो जाती है। और कई बार होता है अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजेक्शन्स। कई बार क्या होता है, ये जैसे ना कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको दिखाया ही नहीं जाता, होती हैं नीचे के नीचे, कई बार वो स्टेटमेंट्स में नहीं चढ़ पाती, और उसकी वजह से फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कहीं पे वो असर तो वो डालेंगी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप इलीगल ट्रांजेक्शन करोगे किसी नेशन के साथ, आप वो पैसा आया हुआ नहीं दिखाओगे, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट तो होगा ना, डेबिट, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा तो देश का लगा होगा। ठीक है, जो बिजनेसेस उसमें काम में लगे हुए हैं, तो वो खर्चा, रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो तो देश से ही हो रहा है, हिसाब में वो कहीं ना कहीं तो चढ़ रहा है ना। तो वो चीज़ें हैं कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट दिख नहीं रहा, तो वो चीज़ें फिर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बैलेंस में आने नहीं देती बीओपी को। ठीक है, फिर एरर एंड ओमिशन ढूंढे जाते हैं। तो अगर डेबिट में गड़बड़ आ रही थी तो इसको वहाँ जोड़ा जाता है, क्रेडिट में आ रही थी तो वहाँ जोड़ा जाता है, फिर क्या है, बीओपी को बैलेंस में लाया जाता है, एटलीस्ट अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, तो समझ में आई यहाँ तक? चौथा, अब देखिए जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ना, इसके लिए ना दो टर्म्स यूज़ होती है। एक होता है अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, और एक होता है ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो। देखिए, जो अकोमोडेटिंग है उसे अबव द लाइन बोलते हैं, जो ऑटोनोमस है उसे बिलो द लाइन बोलते हैं। देखिए, ऑटोनोमस है, ऑटोनॉमी है, आज़ादी है, समझ रहे हो? तो ये तो नाम से क्लियर होता है। जैसे एफडीआई का फ्लो होता है, हम कहते नहीं थे ऑटोनोमस हो रहा है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। और एक होता है जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, वैसे ही ऑटोनोमस वर्ड होता है फ्रीडम के लिए। तो कैपिटल फ्लो ऑटोनोमस होगा तो ये किसी डेफिसिट को ठीक करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये होता है जैसे एफडीआई इनफ्लो हो रहा है किसी भी कंट्री में, या फिर जो फॉरेनर्स हैं वो उन्होंने जो लोन ले रखा था उसको वो रीपे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो। अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है बीओपी में डेफिसिट को ठीक करने के लिए। क्योंकि देखिए, बीओपी में डेफिसिट आएगा तो वो अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो से, क्योंकि देखिए आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस में है, मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है, या आपका ओवरऑल जो बीओपी है ना वो डेफिसिट में चल रहा है, उसे ठीक करने के लिए एक देश क्या करेगा, मैंने पहले भी कहा था, या तो बोरोइंग करेगा या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा। ठीक है, तो बीओपी को बैलेंस में लाना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर क्या किए जाते हैं, अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज। लेकिन जो ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो है वो बीओपी को डेफिसिट को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब कोई फॉरेन लोन है ले रखे थे वो आ गए, ठीक है, फॉरेनर्स ने वो रीपे कर दिए, या फिर एफडीआई आ गई किसी देश में, तो ये सारे होते हैं ऑटोनोमस। अब चलिए, चौथा जो टाइप है, ये बेसिकली आगे ना टर्म यूज़ होगी इसलिए मैंने आपको समझाई, इस पे इतना मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी चौथा टाइप है जो बेसिकली वो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसमें बेसिकली गोल्ड, मॉनेटरी आइटम, या फिर एसडीआर। एसडीआर क्या है, करेंसी है आईएमएफ की, बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। ठीक है, तो उसको कॉमन करेंसी का नाम दिया गया है एसडीआर। ये मैं पढ़ाऊंगी जब मैं आपको आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ाऊंगी। तो एसडीआर का कितना प्रपोर्शन एक नेशन होल्ड करता है, कितना गोल्ड पड़ा है, कितना इन मॉनेटरी टर्म्स, तो वो
ऑफिशियल रिजर्व का पार्ट बनता है, या फिर करेंसी एसेट है, मॉनेटरी अथॉरिटी के पास कितनी है, एक कंट्री की कितनी करेंसी एसेट है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के पास है, होल्ड करती हैं वो, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, अंकटाड है, उनके पास कितनी मॉनेटरी जो एसेट्स हैं, करेंसी एसेट्स है, मान लीजिए इंडिया की हैं, तो वो भी ऑफिशियल रिजर्व का हिस्सा बनती है। तो ओवरऑल बीओपी अगर डेफिसिट में आता है तो फिर उसको कहाँ से ठीक किया जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। समझ रहे हो? तो जो ये क्यों, तो ये पता है कब यूज़ होगा, जब आपके अकोमोडेटिंग सहायक कैपिटल फ्लोज अवेलेबल नहीं है। सहायक कैपिटल फ्लोज में क्या आते हैं, अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज में, इसमें बेसिकली आते हैं जो आप मतलब लोन लेना चाहते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो बेचोगे क्या? बोरो करना चाहते हो, बट आपने पहले ही इतना बोरो कर रखा है। इंडिया के साथ बहुत बार होता है, दूसरे देश जवाब दे देते हैं, या फिर दूसरे देशों के पास भी कई बार पैसा नहीं होता। मान लीजिए यूएस है, अब वो जूझ रहा है सिचुएशन से, तो वो खुद का काम नहीं चला पा रहा, वो आपको क्या देगा? बड़े बड़े नेशंस हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अकोमोडेटिंग तो अवेलेबल नहीं है, ऑटोनमस हो नहीं रहा, एफडीआई आ नहीं रही, फॉरनर्स लोन रीपे नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है बीओपी को बैलेंस में लाने का? तो फिर आप ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का सहारा लेते हो। ठीक है, तो समझ में आई चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे वर्कआउट होता है। चलिए, तो अब एक स्टेटमेंट सुनने में आती है, बीओपी इज़ ऑलवेज इन बैलेंस बट बीओपी डिस इक्विबिरियम ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये एक कटाश किया गया है। देखिए, बीओपी हमेशा बैलेंस में आता है, ये अकाउंटिंग टर्म्स में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। एक आइटम अगर डेबिट होगी तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट हो रही होगी, तो हिसाब बराबर होगा। नहीं आ रहा तो वो एरर ओमिशन की वजह से होगा, फिर हम चेक करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज को। फिर भी बैलेंस में नहीं आ रहा, डेफिसिट जा रहा है, तो हम ऑफिशियल रिजर्व से अकोमोडेटिंग या ऑटोनमस कैपिटल फ्लोज का सहारा लेते हैं। फिर भी बैलेंस में नहीं आ रहा, तो उसके पीछे क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो जब एरर ओमिशन चेक करने के बाद वो बैलेंस में आ जाता है, एटलीस्ट अकाउंटिंग टर्म्स में। बट फिर भी ये तो ठीक है, मतलब कि बैलेंस में बीओपी को हम लेके आते हैं, एक्चुअल में वो आता नहीं है, हम लेके आते हैं, क्योंकि देखिए एरर ओमिशन के बाद भी मतलब वो बीओपी डेफिसिट एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि मतलब ओवरऑल बैलेंस है बीओपी का वो नेगेटिव ही चल रहा है, कोई एरर वगैरह नहीं है, वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली चल रहा है, क्योंकि देश ने रीपे ज़्यादा कर दिया है और मतलब आया उसके पास कम है। तो फिर वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से तो हम खुद सेटल करते हैं ना, कि जो हमारे पास गोल्ड पड़ा है, दूसरी करेंसीज का अमाउंट पड़ा है, कहीं ना कहीं से बोरो कर लिया, और उसको बैलेंस में हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में आया नहीं है, एक्चुअल में तो वो डेफिसिट दिखा रहा है। तो हमेशा खातों के टर्म्स में बीओपी बैलेंस में चलेगा, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, वो रूल्स पे चलती है, तो उसको बैलेंस में हमें लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बट वो एक्चुअल में हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में ही चलती है, इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया की पेमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए तो हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू कम है दूसरी करेंसीज के मुकाबले। तो समझ में आया, अकाउंटिंग टर्म्स में ये बिल्कुल आता है, क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट आइटम। ठीक है, बट एक्चुअल में हमेशा प्रैक्टिकली बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है। अगर आप पिछले 14-15 साल की हिस्ट्री उठाओगे, एक बार आप काम कीजिएगा, आरबीआई का प्रेस रिलीज़ है जो करंट, वो चेक कीजिएगा बीओपी पे, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, कितना कैपिटल अकाउंट है सरप्लस में चल रहा है। एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा आप अपने पार्ट पे, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। चलिए, देखिए ये प्रेस रिलीज़ है 2022-23 के लिए, सितंबर 29, 2022, आप ऊपर देख सकते हो। तो इसके क्या क्या की फीचर है क्वार्टर पहले के लिए, अभी तक ये क्वार्टर पहले के लिए रिलीज़ हुआ है। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो ये पहले क्वार्टर मतलब जून तक के सेशन के लिए ये रिलीज़ हुआ है। ये कहता है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेफिसिट में चल रहा है, $23.9 बिलियन, मतलब जीडीपी का 2.8% वो क्या है, डेफिसिट में चल रहा है। जबकि वो 2021 में $13.4 बिलियन में था, तो इस बार ज़्यादा है,
नियरली 10 बिलियन ज़्यादा करंट अकाउंट ने डेफिसिट दिखाया है। और पिछली बार वो जीडीपी का 0.9% था, इस बार वो 1.5% जीडीपी का डेफिसिट में चल रहा है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। मतलब सर्विसेज भी डेफिसिट में, गुड्स की जो पेमेंट है आ रही है वो भी डेफिसिट में चल रही है, फैक्टर पेमेंट भी डेफिसिट में, और जो तीसरा है यूनिलेटरल, तो समझ रहे हो ओवरऑल डेफिसिट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था वो ज़्यादा किस में रहा। देखिए अब मैंने कहा था ना 4 पार्ट है, मर्केंडाइज ट्रेड है, सर्विस ट्रेड है, फैक्टर पेमेंट है और यूनिलेटरल है। कहता सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट आया है वो किसकी वजह से आया, मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट की वजह से। वो कितना चल रहा है, $68.6 बिलियन, ठीक है। तो इतना चल रहा है, जबकि ये 54.5 बिलियन डेफिसिट में था पिछले साल यूएस डॉलर में। इस बार ये 68.6 बिलियन इन यूएस डॉलर डेफिसिट में। इसकी वजह से करंट अकाउंट ज़्यादा डेफिसिट में गया है इस बार। चलिए अब सर्विसेज का देखते हैं, क्योंकि सर्विसेज भी तो पार्ट बनती हैं करंट अकाउंट का। तो कहते हैं सर्विस का देखें तो ऑन द बैक ऑफ राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एंड बिजनेस सर्विसेज, तो मतलब कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज में बढ़ोतरी देखने को मिली है इस साल, लेकिन मर्केंडाइज की वजह से वो डेफिसिट में तो गया करंट अकाउंट इस बार और ज़्यादा। अब सर्विस एक्सपोर्ट है वो कितना रहा, 35.4%, ठीक है। और लीडिंग जो उसमें सेक्टर थे, बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट था, ट्रेवल था और कंप्यूटर था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कंप्यूटर भी आपका सर्विसेज का हिस्सा है, टूरिज्म ट्रैवल बिजनेस तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, सर्विसेज एक्सपोर्ट इस बार बढ़े हैं 35.4% से, बट क्योंकि मर्केंडाइज डेफिसिट में है तो ओवरऑल करंट अकाउंट गया डेफिसिट में। अब देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो भी दिखा रहा है, कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स है वो जा रही हैं यूएस डॉलर 25.6 बिलियन, मतलब 22.6% की बढ़ोतरी दिखाई है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स में भी बढ़ोतरी है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो भी बढ़ी है इस बार, यूएस डॉलर 9.3 बिलियन, और जो कि पिछली बार 7.5 बिलियन थी, ठीक है। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, तो बेसिकली अभी तक जो इसने बात करी 6 पॉइंट तक ये बात करी करंट अकाउंट की, तो ओवरऑल उसने ये कहा सर्विसेज में बढ़ोतरी है 35.4% की, जो मर्केंडाइज ट्रेड है उसमें 65.8 बिलियन की कमी देखने को मिली है यूएस डॉलर में, फैक्टर पेमेंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है और फैक्टर इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में भी बढ़ोतरी हुई है, बट ओवरऑल नेगेटिव आया। अब बात आती है दूसरे अकाउंट की, जो कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं। कहते हैं इसमें जो नेट एफडीआई है ना वो इस बार बढ़ी है 13.6 बिलियन से यूएस डॉलर में, जबकि पिछली बार 11.6 बिलियन थी। तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट भी सरप्लस में था इस बार, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट के 3 पार्ट हैं, एक है एफडीआई, तो एफडीआई तो पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, जो दूसरा सब हेड है। तो देखिए इसमें जो है आउटफ्लो दिख रहा है 14.6 बिलियन का और इनफ्लो हुआ है 0.4 बिलियन का। तो बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस बार डेफिसिट में गई, ठीक है। तो अब तक समझ में आया प्रैक्टिकली जितने मैंने आपको सब पार्ट्स बताए और जो पढ़ाया है वो बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखिए, जोड़िए तो समझ में आएंगी, बीओपी एक्चुअल में देखिए क्या है। अब चलिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो बीओपी है जो पहला क्वार्टर है 2022-23 का, इसमें 4.6 बिलियन यूएस डॉलर की डेफिसिट है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब चलिए देखते हैं करंट अकाउंट। देखिए क्रेडिट आइटम्स दिखाई गई हैं, गुड्स की दिखाई गई हैं, फिर नेट दिखाया गया है। देखिए नेट देखिए आप, गुड्स का 68.6 नेट दिखा रहा है, ये बिलियन में है इन यूएस डॉलर। सर्विसेज को दिखा रहा है, उसके बाद प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, ये बेसिकली ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर इनकम को बोल रहे हैं, तो ये भी आपको दिखाई गई हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो आपका करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में था, उसके बाद कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में है,
तो उसके बाद नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये देखा गया, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का नेट डेफिसिट आया है। उसके बाद एरर एंड ओमिशन चेक किए गए तो वो 0.5 यूएस डॉलर बिलियन में दिखे हैं। क्रेडिट आइटम्स में, डेबिट आइटम बिल्कुल ठीक थी, क्रेडिट में दिखे हैं, तो फिर वो इन्होंने करेक्ट करे। तो एरर एंड ओमिशन नेट अप्रैल पिछले साल थे वो 0.1 के दिखे थे, इस बार 0.5 क्रेडिट आइटम्स में दिखे हैं। तो ओवरऑल इनको जोड़ दिया गया और ओवरऑल कहा गया कि 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्चुअल में डेफिसिट है। वो तो चलो हमने अरेंज करा है, उसकी क्रेडिट आइटम अपोजिट लगाई तो हमारा बीओपी बैलेंस में दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो रियल प्रैक्टिकली 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का ओवरऑल नुकसान चल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज है इस वीडियो से मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आने वाली वीडियोस की मिलती रहे। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और थैंक यू सो मच गाइस। बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।